नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एम्बुलेंस ड्राइवर की है जिनका नाम संजय है। तो चलिए अब यह कहानी संजय जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और पिछले 14 साल से मैं नागपुर के एक सरकारी मेडिकल अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस चलाना एक नौकरी है, लेकिन मेरे लिए ये कभी सिर्फ नौकरी नहीं रही, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, अगर कॉल आता है तो जाना ही होता है। और एक बार जब सायरन बजता है ना, तो फिर सब कुछ पीछे छूट जाता है। बस सामने होता है रास्ता और उस रास्ते के अंतिम छोर पर किसी की सांसें। मैं अपनी बीवी रीमा और 9 साल की बेटी निधि के साथ रहता हूँ। एक छोटा सा घर है हमारा, शांति है, सुकून है और कभी कभी हंसी भी। रीमा स्कूल में पढ़ाती है और निधि तीसरी क्लास में है। दोनों मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं दिन में ड्यूटी कर लिया करूं, रात की शिफ्ट छोड़ दूं। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर गंभीर एक्सीडेंट या केस रात में ही आते हैं और मेरे जैसे ड्राइवरों की जरूरत सबसे ज्यादा उसी वक्त होती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब रात के 12:20 हो रहे थे। मैं अस्पताल के एम्बुलेंस स्टैंड पर था, वही पुराना कोना जहां एक टूटी सी बेंच पड़ी है और पास में एक चाय वाला जो इस समय तक सिर्फ गर्म पानी ही देता है। मैंने सिगरेट जलाई थी और जैसे ही पहला कश लिया, मेरे वॉकी टॉकी पर आवाज आई, संजय सुन रहे हो? पुराना घाट रोड पर एक्सीडेंट है, गाड़ी पलटी है, एक आदमी बुरी तरह घायल है, केस गंभीर लग रहा है, जल्दी निकलो। मैंने फौरन सिगरेट फेंकी और एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, सायरन ऑन किया और एम्बुलेंस पुराना घाट रोड की ओर भाग पड़ी। उस वक्त शहर की सड़कें एकदम सूनी थीं, कहीं कोई गाड़ी नहीं, न कोई आदमी, बस हल्की ठंडी हवा और एम्बुलेंस की आवाज। पुराना घाट रोड नागपुर के पुराने हिस्से में पड़ता है। कभी वहां एक कब्रिस्तान के पास घाट हुआ करता था जो अब बंद है। उस रास्ते से ज्यादा कोई नहीं जाता, खासकर रात में। लेकिन कॉल वहीं से आया था। करीब 12:40 पर मैं उस जगह पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ मेरी एम्बुलेंस की लाइट्स जल रही थी। सामने एक नीली स्विफ्ट कार उल्टी पड़ी थी और उसके पास एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। मैं तेजी से एम्बुलेंस से उतरा, स्ट्रेचर निकाला और उसकी तरफ भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर चेहरे पर गहरी चोटें थीं, आंखें अध खुली थीं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी वो थीं उसकी आंखें। एक अजीब सी चमक थी उनमें। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन जबान काम नहीं कर रही हो। मैंने उसे स्ट्रेचर पर डाला, ऑक्सीजन लगाया और एम्बुलेंस में रखा। फिर फौरन अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। मैंने कई बार शीशे से पीछे देखा, वो अब भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, बस थोड़ा और, अभी पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल के गेट के पास पहुंचा, अचानक सायरन अपने आप बंद हो गया। मैंने ब्रेक मारा, दरवाजा खोला और स्ट्रेचर निकाला। लेकिन जब मैं मरीज के पास गया तो वो नहीं रहा था। मैं ठिठक गया। आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उस चमक में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब कुछ नहीं बचा। मैं उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गया। डॉक्टर ने देखा और सिर हिला दिया। वही शब्द जो मैं दर्जनों बार सुन चुका था, डेड ऑन अराइवल। मैं वापस एम्बुलेंस में लौटा। सीट खून से भीग चुकी थी। मैंने सफाई शुरू की। यह सब तो होता ही है, मैंने खुद से कहा। लेकिन पता नहीं क्यों उस आदमी की आंखें मेरे जहन से नहीं जा रही थी। उस दिन के बाद कुछ नहीं बदला, या शायद सब बदल गया। जब भी मैं उसी एम्बुलेंस में बैठता, लगता कि कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे देख रहा है। अक्सर शीशे में अपनी आंखें मिलती थीं और लगता था कि कोई और आंखें मेरी आंखों से मिल रही हैं। मेरे दिमाग ने कहा, थकान है, वोम है, ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन मेरा दिल वो कुछ और कह रहा था। उस हादसे को हुए अब 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उस रात के बाद से कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। एम्बुलेंस में बैठते ही मेरी गर्दन अपने आप पीछे घूम जाती थी। लगता था जैसे कोई वहां बैठा है। कभी खिड़की पर हल्की थाप सुनाई देती थी, कभी कोई आहट सी लगती थी।
लेकिन हर बार पीछे मुड़कर देखने पर एम्बुलेंस खाली मिलती थी। मुझे लगा शायद थकान ज्यादा हो रही है। कई बार दिमाग खुद से खेल खेलने लगता है, पर मेरा मन वो इस बार आसानी से मानने को तैयार नहीं था। बीवी रीमा ने भी नोटिस किया था कि मैं कुछ गुमसुम सा रहने लगा हूं। सब ठीक है ना संजय? आजकल बहुत चुप चुप से रहते हो। कुछ नहीं, बस नाइट शिफ्ट की थकावट है। थकावट से आंखों के नीचे ये काले घेरे नहीं होते। मैं ठीक हूं रीमा, तुम बेकार की चिंता करती हो। मैं मुस्कुराया जरूर था, लेकिन अंदर से मैं खुद डर रहा था। एक अजीब अनकहा डर, जिसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मौजूदगी बहुत भारी थी। रात 12:08 पर फोन फिर बजा। संजय, पुराना घाट रोड से फिर कॉल आया है। महिला एक्सीडेंट केस है, हालत गंभीर है, जल्दी पहुंचो। मैं ठिठका। वही जगह, फिर वही जगह। मैंने फोन नीचे रखा और एम्बुलेंस स्टार्ट की। रास्ता वही था, सन्नाटा वही, पर इस बार कुछ और भी था। हवा में ठंडक कुछ ज्यादा ही थी, सड़कें कुछ ज्यादा ही सुनसान। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सड़क किनारे पेड़ों की शाखाएं मुझे छूकर निकल रही हूं। और फिर वो जगह आ गई। कार इस बार भी पलटी हुई थी, लेकिन इस बार कार की ड्राइविंग सीट पर एक महिला थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा खून से सना था और आंखें, हाँ, उसकी आंखें वैसी ही चमक लिए हुए थीं जैसी उस आदमी की थी। मैं भाग कर गया, उसे बाहर निकाला, स्ट्रेचर पर डाला और एम्बुलेंस में लिटा दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर हर सांस के साथ उसकी आंखें मेरी तरफ टिकी हुई थीं, एक अजीब सी घूरती नजरें। मैंने एम्बुलेंस दौड़ाई, ऑक्सीजन मास्क लगाया, बार बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, वो अब भी मुझे देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानती हो, जैसे पहले से ही उसे पता हो कि मैं कौन हूं, जैसे वो इस रास्ते से पहले भी गुजर चुकी हो। मैं पसीने पसीने हो गया था। और फिर अस्पताल के सामने से कुछ ही मीटर दूर उसकी आंखें एक बार चमकी। उसने होंठ हिलाए, शब्द नहीं निकले, सांसें बंद हो गईं। डॉक्टर ने फिर वही कहा, डेड ऑन अराइवल। मेरे कानों में वो शब्द हथौड़े जैसे गूंजने लगे, डेड ऑन अराइवल। दूसरी बार, फिर वही जगह, फिर वही आंखें, फिर वही मौत। क्या ये सब इत्तेफाक था? मैं एम्बुलेंस में वापस गया। फिर वही खून, फिर वही ठंडक, फिर वही सन्नाटा। उस रात जब घर पहुंचा तो निधि जाग रही थी। पापा, आपने अभी तक दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? क्या मतलब? मैं देख रही थी, दरवाजा थोड़ी देर खुला था और कोई अंदर आया था। मेरी सांस अटक गई। कौन आया था बेटा? एक औरत, उसके बाल बहुत लंबे थे। वो मुझे देख रही थी। मैंने झट से निधि को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। रीमा भी जाग गई थी। उसने मेरी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम उस जगह पर फिर गए थे? मैंने सिर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस निधि को सीने से लगा लिया। अब ये डर सिर्फ मेरी एम्बुलेंस में नहीं था, अब ये डर मेरे घर में घुस चुका था। उस रात के बाद जैसे घर की हवा ही बदल गई थी। निधि अब अकेले कमरे में नहीं सोती थी। वो रात को बार बार डर के मारे उठ जाती। कभी कहती कोई उसकी खिड़की के बाहर से उसे देख रहा है, कभी कहती कमरे में कोई चल रहा है। रीमा अब बिना बोले ही समझ चुकी थी कि कुछ ठीक नहीं है। वो मुझे कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो सब बयां कर देता था। और मैं अब खुद को उस एम्बुलेंस में अकेला नहीं मानता था। फिर वही कॉल उस रात में अस्पताल में बैठा था। वॉकी टॉकी की आवाज आई, संजय, केस आया है पुराना घाट रोड से, एक्सीडेंट, आदमी की हालत बहुत नाजुक है। मैं चुप बैठा रहा। कुछ सेकंड, वही जगह, फिर वही जगह। मैंने मन में सोचा, इस बार कुछ अलग होना चाहिए, नहीं तो। मैंने खुद को समझाया, यह सब इत्तेफाक है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, नहीं, यह इत्तेफाक नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। रात 12:27 पर मैं पुराना घाट रोड पर था। तीसरी बार जैसे ही एम्बुलेंस की हेडलाइट्स उस एक्सीडेंट साइट पर पड़ी, मैंने देखा एक सफेद कार एक पेड़ से टकराई हुई थी। सामने का हिस्सा पूरी तरह पिचक चुका था। कार के अंदर एक आदमी बेहोश पड़ा था, सिर से खून बह रहा था और खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। मैं दौड़ कर गया, दरवाजा खींचा, स्ट्रेचर निकाला और जैसे तैसे उसे बाहर निकाला। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर ढीला था, लेकिन सांसें चल रही थीं। मैंने फिर वही किया, ऑक्सीजन मास्क लगाया, पल्स चेक की और दौड़ पड़ा अस्पताल की ओर। लेकिन इस बार मैं सिर्फ एम्बुलेंस नहीं चला रहा था, मैं अपने अंदर के डर को भी खींचकर आगे बढ़ा रहा था। एम्बुलेंस के अंदर मुझे फिर वही फीलिंग आई,
जैसे पीछे कोई बैठा है, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर झुक रहा है। मैंने शीशे में देखा, वो आदमी अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी आंखें अध खुली थीं और उनमें वही डरावनी चमक थी। एक पल के लिए उसकी पुतलियों ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, फिर से वही होगा। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। मैंने खुद से कहा, सिर्फ 1 किलोमीटर और। लेकिन ठीक अस्पताल के गेट पर जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, पीछे से एक लंबी सांस निकली और फिर सन्नाटा। मैं दौड़कर गया, चेक किया, नब्ज बंद, सांसें बंद। तीसरा मरीज, तीसरी मौत। तीसरी बार अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने फिर वही 2 शब्द कहे, डेड ऑन अराइवल। मेरे कान अब इन शब्दों के आदी हो चुके थे, लेकिन इस बार कुछ और भी था। जब डॉक्टर ने उस आदमी का चेहरा ढकने के लिए चादर खींची तो उसकी आंखें अब भी थोड़ी खुली हुई थीं। मैंने ध्यान से देखा और देखा कि उसकी पुतलियों में मेरा चेहरा साफ दिख रहा था, जैसे वो मुझे ही देख रहा था आखिरी बार। मैं धीरे धीरे एम्बुलेंस में वापस गया, बैठा, इंजन बंद किया और देखा कि सीट पर जहां वो आदमी लेटा था वहां खून के साथ कुछ लिखा था, अब तेरी बारी है। मैं हिल गया। मैंने वो सीट 2 बार साफ की, 3 बार पानी डाला, लेकिन वो लकीरें मिट नहीं रही थीं। घर वापसी उस रात जब घर पहुंचा तो देखा कि निधि के कमरे की लाइट जल रही थी। दरवाजा आधा खुला था। मैं धीरे से अंदर गया। निधि सो रही थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने अचानक करवट ली और कुछ बुदबुदाने लगी। मैं पास गया, उसके माथे पर हाथ रखा। उसने आंखें खोली, एकटक मेरी ओर देखा और कहा, पापा, वो कह रही है कि आप हर बार देरी कर देते हो। वो नाराज है अब। कौन नाराज है बेटा? वो औरत जो मेरी खिड़की के पास खड़ी रहती है। मैं वहीं बैठ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। अब यह सिर्फ मेरा डर नहीं था, अब यह हम सब का डर बन चुका था। पिछली 3 रातें एक जैसी, और फिर भी हर बार कुछ और डरावनी। हर बार एक नया चेहरा, लेकिन एक ही अंजाम, अस्पताल के दरवाजे से पहले मौत। अब मुझे यह साफ महसूस होने लगा था कि कुछ है जो इन घटनाओं को चला रहा है। कोई ताकत, कोई साया, जो ना सिर्फ मेरी एम्बुलेंस में बल्कि मेरे घर में भी घुस चुका है। और इस बार उसने खटखटाया था। उस रात मैं जल्दी लौट आया था। शायद मैं थक गया था, शरीर से नहीं, दिमाग से। रीमा ने खाना परोसा, पर मेरी थाली वैसे ही रखी रह गई। निधि कमरे में थी, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। उसका चुप रहना मेरी सबसे बड़ी बेचैनी बन गया था। रात के करीब 2 बजे थे। मैं बेड पर लेटा था, नींद आंखों से कोसों दूर। रीमा मेरी बगल में सो रही थी, पर उसकी सांसें भारी थीं। और तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। मैं एकदम सतर्क हो गया, कानों को ध्यान से लगाया। थक थक, फिर वही आवाज, इस बार जरा जोर से। मैंने उठकर दरवाजे के पास जाकर देखा। बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे से गुजरा हो। एक ठंडी हवा की परत मेरी गर्दन को छू कर निकली। मैंने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया, पर भीतर कुछ और ही हो रहा था। रीमा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रही थी। उसकी पुतलियां ऊपर को छड़ी हुई थीं और वो बुदबुदा रही थी। हर बार देर हो जाती है, वो इंतजार करती है, वो अब थक चुकी है। मैंने उसे झकझोरा। रीमा, क्या हो गया है? होश में आओ। उसने एकदम झटका खाया, जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। उसे कुछ याद नहीं था। अगले दिन मैंने डिस्पैच रूम को फोन किया, मुझे अगले कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। माफ कीजिए संजय, स्टाफ पहले ही कम है, आज नाइट में तुम्हारी ड्यूटी लगी है। शाम को फिर वही वॉकी टॉकी की आवाज आई, संजय, एक्सीडेंट, लोकेशन पुराना घाट रोड। मैंने आंखें बंद कर ली। चौथी बार फिर वही जगह। अब लगने लगा था कि यह कोई मामूली इलाका नहीं है, जैसे वहां कोई अनदेखी शक्ति बैठी हो जो किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट की और निकल पड़ा। सड़कें इस बार कुछ और ज्यादा वीरान थीं। गाड़ी के शीशे पर बार बार कुछ दस्तक की तरह आवाजें हो रही थीं, जैसे कोई नाखून चला रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। हर मोड़ पर लग रहा था कि कोई पेड़ के पीछे खड़ा है। हर स्पीड ब्रेकर पर दिल ऐसे धड़कता कि जैसे किसी के सीने में नहीं, मेरे कानों में धड़क रहा हो। जैसे ही मैं एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचा, सामने एक बाइक पड़ी थी। उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह कुचल चुका था।
बगल में एक युवक बेसुध पड़ा था, खून बह रहा था। उसकी टी शर्ट पर कुछ लिखा था, अब बारी तेरी है। मैं कांप गया। क्या ये वही शब्द थे जो पिछली बार एम्बुलेंस की सीट पर खून से लिखे थे? मैंने खुद को समेटा, स्ट्रेचर निकाला और उस युवक को एम्बुलेंस में रखा। रास्ता वही था, सन्नाटा वही, लेकिन इस बार एम्बुलेंस के अंदर कुछ और था। पीछे सीट पर उस घायल युवक के पास बैठी एक परछाई। मैंने शीशे से देखा, एक सफेद साया, बाल बिखरे हुए, चेहरा अस्पष्ट, पर आंखें जलते अंगारे जैसी। मैंने झट से ब्रेक मारा, पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था, लेकिन मरीज की आंखें खुल चुकी थीं। वो मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर खून था, पर मुस्कान भी थी। वो आ चुकी है, उसने धीमी आवाज में कहा। कौन? जिसे तुम हर बार लेकर आते हो। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने हॉर्न दबाया। अस्पताल करीब था, लेकिन जैसे ही गेट आया, फिर वही हुआ। सांसें थम गईं। डॉक्टर ने देखा और कहा, मृत्यु पर पहुंच गया। मैंने एम्बुलेंस की सीट की तरफ देखा। वहां एक औरत की छाया बैठी थी। इस बार वो सिर्फ दिखी नहीं, उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। मैंने फौरन दरवाजा खोला, उतरकर पीछे की तरफ गया, लेकिन एम्बुलेंस खाली थी। पर नीचे फर्श पर फिर वही शब्द, अब बारी तेरी है। और उस रात घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। रीमा कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, खालीपन था। वो यही थी, उसने कहा। कौन रीमा? जिसे तुम रोज अपने साथ लाते हो, अब वो यहीं रहती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने निधि को देखा, वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैं भागा, रसोई में जाकर देखा, वो वहीं खड़ी थी, एकदम शांत। उसने मेरी ओर देखा और कहा, पापा, वो कहती है कि अगर आप नहीं जाओगे तो अब मैं जाऊंगी। उस रात के बाद घर में जैसे कुछ टूट गया था। सिर्फ खिड़कियों से हवा नहीं आ रही थी, अब सांसों की आवाजें भी थीं। दीवारें सिर्फ खामोश नहीं थीं, अब उनमें कोई धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। मैं दिन में बाहर जितना भी सामान्य रहने की कोशिश करता, रात होते ही वही डर मुझे चुपके से पकड़ लेता। अब यह सिर्फ मेरी एम्बुलेंस या विकास मार्ग नहीं था, अब वो हमारे घर में था। निधि अब भी सो नहीं पाती थी। हर रात एक ही सपना देखती, एक औरत खड़ी है, बाल बिखरे हुए, आंखों से खून बह रहा है। वो कुछ कहती है, पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। पापा, वो मुझे घूरती है, जैसे मैं कुछ छीन लूं तो उसे शांति मिले। उसने एक रात मुझसे कहा, पापा, क्या मरने वाले लोग वापस भी आते हैं? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसे क्या बताता कि मैं हर रात एक मृत आत्मा को एम्बुलेंस में लेकर दौड़ता हूं। रीमा अब घर में कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगी थी। उसकी आंखें खाली रहने लगी थीं। वो दीवारों से बातें करती थी। एक रात जब मैं अस्पताल से लौटा तो उसे कमरे के कोने में बैठा पाया। वो कुछ पढ़ रही थी, किसी किताब का पन्ना हाथ में था। ये क्या है? मैंने पूछा। उसने एकदम धीमे स्वर में कहा, यह उस जगह की कहानी है, पुराना घाट रोड की। मैं गूगल कर रही थी। एक हादसा हुआ था वहां, कई साल पहले। एक मिनी बस जली थी, सारे लोग मारे गए थे, लेकिन 2 लाशें कभी नहीं मिली। कौन सी लाशें? एक औरत और उसकी छोटी बच्ची की। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, क्या ये वही आत्मा है संजय, जो अब तुम्हें बुला रही है? अगली रात अस्पताल में मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन आदतन मैं एम्बुलेंस स्टैंड पर पहुंच गया। चाय वाले से बात कर रहा था कि वहां का एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बोला, तुम ही हो ना जो अक्सर रात में पुराना घाट रोड से केस लाते हो? हाँ, क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? मैंने उसकी तरफ देखा। पिछले 3 महीने में जितने भी एक्सीडेंट केस उस रोड से आए हैं, सब अस्पताल के दरवाजे पर ही मरे हैं, और सबकी आंखों में एक जैसी चमक, जैसे कुछ कहना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, ये सब सिर्फ तुम्हारी एम्बुलेंस में हुआ है। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी और ड्राइवर को कभी उस रोड से कॉल नहीं मिला, बस तुम्हें। और मैं ये जानबूझकर कह रहा हूं, ये सब इत्तेफाक नहीं है बेटा। कोई आत्मा है जो तुम्हारे जरिए कुछ पूरा करना चाहती है। उस रात मैं घर नहीं गया। मैंने एम्बुलेंस को उसी रोड पर ले जाकर खड़ा कर दिया। रात के 2 बज रहे थे। पूरा इलाका शांत, हवा में हल्की सी ठंड और पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हों। मैंने एम्बुलेंस बंद कर दी, बैठा रहा, एक तक सामने की ओर देखता, और फिर सायरन अपने आप बजने लगा। गाड़ी बंद थी, इंजन बंद था, लेकिन सायरन चीखने लगा, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो।
मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। हवा अब तेज थी और तभी मुझे एम्बुलेंस की पीछे की सीट से आवाज आई, संजय। मैंने गर्दन मोड़ी, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, संजय। अब की बार मैंने देखा, एक परछाई पीछे की खिड़की पर झुकी थी। सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए, आंखें एकदम लाल। वो कुछ कह रही थी पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। मैंने खिड़की खोली और सुना, मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी ला दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह गायब हो गई थी, लेकिन अब सीट पर कुछ लिखा था। शुरुआत वहीं से हुई थी जहां बस जली थी। जब मैं सुबह घर पहुंचा, निधि दौड़कर मुझसे लिपट गई। पापा, वो आज फिर आई थी मेरे कमरे में। क्या कहा उसने? उसने कहा, संजय को भेजो, मेरी बेटी उसी के पास है। यह आत्मा मुझसे कुछ चाहती थी। शायद मैं ही वो आखिरी कड़ी था जो उसे अधूरी कहानी पूरी करने के लिए चाहिए थी। पर मैं क्यों? मुझे क्यों चुना गया? और उसकी बेटी, वो है कहां? अब डरने का वक्त बीत चुका था। अब वो समय था जब मुझे उस आत्मा की बात समझनी थी। वो जो हर बार मेरी एम्बुलेंस में चुपचाप बैठती थी, जो निधि से कुछ कह जाती थी और जिसे रीमा सपनों में देखती थी। अब बात सपनों या आहटों की नहीं थी, अब उसकी सच्चाई को जानना जरूरी हो गया था। अगली सुबह रीमा ने एक पुरानी अखबार की कतरने मेरे सामने रखी। मैंने इसे खोजने में 2 रातें लगाईं, लेकिन अब सब सामने है। उसने एक एक कटिंग दिखाना शुरू किया। हेडलाइन, 2007 पुराना घाट रोड पर दर्दनाक हादसा, मिनी बस में लगी आग, 19 लोग मारे गए। दूसरी हेडलाइन, मृतकों में मां बेटी की लाश नहीं मिली, पुलिस ने खोज बंद की। मैंने सांस रोक ली। रीमा ने कहा, उस महिला का नाम प्रियंका था और उसकी बेटी का नाम श्रेया। दोनों उसी बस में थीं, लेकिन बाकी सबकी लाशें मिली, बस उनकी नहीं। और किसी ने कभी पता नहीं लगाया कि वो कहां गई। नहीं, उस हादसे को एक अधूरी फाइल मानकर पुलिस ने बंद कर दिया। मैंने धीरे से रीमा का हाथ पकड़ा और पूछा, अगर वो आत्मा प्रियंका है तो उसकी बेटी कहां है? रीमा की आंखों में डर और शक दोनों थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेटी मरने से पहले किसी और की मदद से बाहर निकल गई हो? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में एक डर पैदा हो गया। क्या मैं कभी उस बेटी से मिला हूं? मैंने अस्पताल में पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। जो भी केस एम्बुलेंस में आए थे, मैंने उन सब की डिटेल्स निकालनी शुरू की। तभी मुझे एक नाम दिखा, श्रेया यादव, उम्र 9 साल, लावारिस, लाकर चाइल्ड होम भेजा गया, साल 2007। ठीक उसी तारीख को जब बस हादसा हुआ था। मैंने उसका फाइल नंबर लिया और उस चाइल्ड होम पहुंचा जहां उसे भेजा गया था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एक बूढ़ी मैट्रन ने मेरी बात सुनी। हाँ, श्रेया नाम की एक बच्ची आई थी। जलने के हल्के निशान थे उसके शरीर पर। सदमे में थी, कुछ नहीं बोलती थी। बाद में किसी ने गोद ले लिया था। किसने? कोई था, नाम था शेखर। उसकी बीवी नहीं थी, बच्चा नहीं था, वो ले गया। क्या अब भी वो आदमी यहीं रहता है? हाँ, नीचे पुराना जूता मरम्मत वाला, वही शेखर है। मैं नीचे उस पुराने दुकान पर गया। शेखर बूढ़ा हो चुका था। झुर्रियां और खामोशी उसके चेहरे पर गहराई से जमी थी। मैंने उसका नाम लेकर पूछा, आपने एक बच्ची गोद ली थी, श्रेया? उसने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, गोद नहीं ली थी, वो खुद आ गई थी। क्या मतलब? उस रात आग लगी थी बस में। मैं उस इलाके से गुजर रहा था। एक बच्ची झाड़ियों में बैठी रो रही थी। जलने के निशान थे। सब लोग भागे हुए थे। मैंने उसे उठाया और घर ले आया। बाद में पुलिस को बताया, लेकिन जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो मेरे पास ही रह गई। अब वो कहाँ है? वो अब यहीं शहर में है, पढ़ाई कर रही है, पर उसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। आपने कभी नहीं बताया? कैसे बताता? वो हर रात चीख चीख कर उठती थी, मां का नाम पुकारती थी। एक बार बताया तो हफ्तों तक सोई नहीं। मैं सन्न था तो वो जिंदा थी। प्रियंका की बेटी श्रेया जिंदा थी। मैं जब एम्बुलेंस में बैठकर लौट रहा था, पीछे से एक बार फिर वही ठंडी सांस मेरे कान से गुजरी। तू उसे ढूंढ लाया। मैंने शीशे में देखा। वो परछाई अब और साफ थी। उसकी आंखों में अब वही मांग नहीं थी, अब उनमें शांति की हल्की उम्मीद थी। अब मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे उसे देखना है, एक बार, सिर्फ एक बार। रीमा और निधि दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी।
निधि ने मेरी तरफ देखा और कहा, वो अब मेरे सपनों में कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है। लेकिन आज उसने कहा, अब मैं उसके करीब हूं। मैंने निधि को सीने से लगाया। अब मैं जानता था यह कहानी एक मंजिल की तरफ बढ़ रही है। प्रियंका की आत्मा अधूरी नहीं थी। वो अधूरी इसलिए थी क्योंकि उसकी बेटी अधूरी थी। अब मुझे सिर्फ एक आखिरी बात करनी थी। श्रेया को उसकी मां की सच्चाई बतानी थी। अब यह कहानी सिर्फ डर की नहीं रही। अब यह कहानी बन चुकी थी एक अधूरी मां की तलाश की। उस औरत की जो हर रात मेरी एम्बुलेंस में बैठती है, हर मोड़ पर मुझे घूरती है, हर मृत शरीर की आंखों में दिखती है। प्रियंका और उसकी बेटी श्रेया जो जिंदा है, लेकिन इस सच्चाई से अनजान कि उसकी मां आज भी उसी के इंतजार में भटक रही है। मैंने शेखर से श्रेया का पता लिया। वो अब एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, नागपुर के पास के ही एक कस्बे में। मैंने खुद को एक सामान्य आदमी की तरह पेश किया, कोई जो उसके अतीत से जुड़ा है और एक जरूरी बात करना चाहता है। पहले तो शेखर ने मना किया, कहा कि वो अब बहुत बदल चुकी है, पढ़ लिख गई है, पुरानी बातों को भूल चुकी है। वो अब एक नई जिंदगी जी रही है, उसका अतीत मत कुरे दो। लेकिन मैंने शेखर से बस एक मौका मांगा, एक आखिरी बार। स्कूल के बाहर जब मैं श्रेया से पहली बार मिला, वो ठीक वैसी ही थी जैसा मैं कल्पना कर रहा था। शांत, समझदार, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई लिए हुए। आप कौन हैं? उसने पूछा। मेरा नाम संजय है, मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूं। मैं एक हादसे की पड़ताल कर रहा हूं जो शायद आपके अतीत से जुड़ा है। वो चौंकी, सिर थोड़ा झुका लिया। मैं अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन आपकी मां आज भी आपकी तलाश में है। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे भारी पल था। उसने मेरी आंखों में देखा। क्या मतलब? मैंने धीरे धीरे सारी बात बताई। कैसे एक बस हादसा हुआ था, कैसे उसकी मां प्रियंका की लाश कभी नहीं मिली, कैसे हर रात एक आत्मा मेरे साथ आती है, हर बार एक मृत शरीर के जरिए मुझसे कुछ कहना चाहती है। और अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, वो आत्मा कुछ बदल गई है। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, इंतजार है, जैसे वो तुम्हें देखना चाहती हो। एक बार, सिर्फ एक बार। श्रेया पहले तो बिल्कुल चुप रही, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे सपने आते हैं बचपन से ही, एक औरत जो दूर से मुझे देखती है। मैं उसकी तरफ भागती हूं, लेकिन वो दूर होती जाती है। मुझे नहीं पता था कि वो सपना नहीं, मेरी मां है। मैंने उसे कहा, आज रात मैं एम्बुलेंस लेकर वहीं जा रहा हूं जहां हादसा हुआ था। अगर तुम तैयार हो तो चलो। शायद वो इंतजार वहीं कर रही हो। वो बिना कुछ कहे तैयार हो गई। पुराना घाट रोड। फिर एक बार रात करीब 1:30 पर थे। हम पुराना घाट रोड पर पहुंच चुके थे। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ एम्बुलेंस की धीमी रोशनी। मैंने गाड़ी रोक दी। श्रेया नीचे उतरी, उसके हाथ कांप रहे थे। क्या वो यहीं थी? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हर बार यहीं से वो मेरे साथ चलती थी। हमने साथ मिलकर उस जगह पर मोमबत्ती जलाई जहां बस जली थी। एक मौन रखा और फिर हवा में कुछ बदला। एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। पेड़ों के पीछे से एक परछाई उभरी। वो प्रियंका थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखों में अश्रु की तरह चमकती बेचैनी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था, बस एक तड़प, एक मां की तड़प। श्रेया ने उसे देखा और एकदम रुंधे गले से कहा, मां, आप हैं ना? वो परछाई कुछ आगे आई। अब वो एकदम साफ थी। प्रियंका, उसकी मां, उसकी आत्मा, बस एक कदम दूर। मैं अब बड़ी हो गई हूं मां। मुझे बहुत देर लगी, लेकिन मैं अब यहां हूं। प्रियंका की आंखों से आंसू बहते हुए दिखाई दिए। अब वो न डरावनी आत्मा थी, ना कोई छाया। अब वो सिर्फ एक मां थी। प्रियंका ने हाथ बढ़ाया, जैसे अपनी बेटी को छूना चाहती हो, पर हवा के झोंके के साथ वो बस एक मुस्कान छोड़ गई। उसका चेहरा अब शांत था। उसकी आंखें अब बुझ गई थीं, एक सुकून के साथ। और फिर वो धीरे धीरे धुंध बनकर आसमान में विलीन हो गई। एक सन्नाटा छा गया। हवा फिर से सामान्य हो गई। सड़कें अब खामोश नहीं, साफ लगने लगी। श्रेया ने मेरी तरफ देखा। क्या अब वो चली गई? मैंने सिर झुका लिया। हां, अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब उन्हें चैन मिल गया है। जब मैं घर लौटा, निधि मुस्कुरा रही थी। पापा, अब वो नहीं आती सपने में। अब तो एक औरत आई थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे चूमा भी। रीमा भी शांत सो रही थी। घर में अब कोई आहट नहीं थी। अब कोई खिड़की अपने आप नहीं खुल रही थी।
अब कोई दीवार नहीं बोल रही थी। प्रियंका की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। अब ना एम्बुलेंस में ठंडी सांसें महसूस होती थीं, न रात को कोई दरवाजा अपने आप खुलता था, न निधि डर से चिल्लाकर उठती थी, न रीमा की आंखों में वो पुराना डर था। लगता था जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है। लगता था, लेकिन एक हकीकत ये भी है, जब आत्मा चली जाती है तब भी कुछ पीछे रह जाता है। उस रात जब मैं एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल की तरफ लौट रहा था, मैंने देखा कि स्टीयरिंग के नीचे किसी ने कुछ रखा है। एक पुराना प्लास्टिक का टुकड़ा। उसे उठाकर देखा, वो था किसी स्कूल यूनिफॉर्म का बटन। मैंने फौरन याद किया, श्रेया की स्कूल यूनिफॉर्म से मिलता जुलता। शायद उसी दिन गिरा होगा, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी सीट के नीचे एक और चीज पड़ी दिखी, एक छोटी सी जली हुई गुड़िया। मैंने झट से हाथ पीछे खींच लिया। वो गुड़िया अधजली थी, उसका चेहरा पिघला हुआ और आंखें गायब थी, लेकिन उसके होंठों पर जैसे कोई अजीब सी मुस्कान थी। मैंने गुड़िया को प्लास्टिक में लपेटा और उसी वक्त रीमा को फोन किया। रीमा, निधि कहाँ है अभी? अपने कमरे में। क्यों? उसे ध्यान रखना, मैं कुछ देर में आता हूं, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जैसे ही घर पहुंचा, देखा कि निधि दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चमक वैसी नहीं थी। पापा, आपने मेरी गुड़िया ढूंढ ली? गुड़िया? हाँ, वही जो उस औरत ने दी थी उस रात जब आप मेरे पास थे नहीं। मेरा दिल धड़क उठा। कब दी थी बेटा? उसने कहा था कि ये मेरी दोस्त है और अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने झट से बैग से वो गुड़िया निकाली। यही वाली? निधि मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी। उसने सिर हिलाया। हाँ पापा, यही। रीमा ने निधि को कमरे में भेजा और मुझे एक तरफ ले जाकर बोली, संजय, ये सब फिर से शुरू हो रहा है क्या? मैं नहीं जानता, लेकिन प्रियंका की आत्मा तो मुक्त हो चुकी है। उसने अपनी बेटी को देख लिया। फिर ये सब क्या है? क्या हो सकता है कि जो आत्मा बार बार तुम्हारे साथ दिखती थी वो पूरी तरह प्रियंका नहीं थी? उसका सवाल मेरी रीढ़ में सिहरन जैसा उतर गया। मैंने उसी रात तय किया कि फिर से एक बार पुराना घाट रोड पर जाया जाएगा। मैं एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचा। रात 1:17। सड़क वैसी ही थी, अंधेरे में डूबी, पेड़ों की परछाइयों से भरी हुई। लेकिन इस बार जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मोमबत्ती जलाई थी, वहां जमीन पर कुछ उभरा दिखा, एक जली हुई रेखा और उस पर बच्चों के पैरों के निशान। मैंने टॉर्च से ध्यान से देखा। छोटे छोटे पैर, जैसे कोई बच्चा राख में चला हो, और उसके कदमों के निशान अब भी उस जमीन पर थे। और तभी मुझे पीठ के पीछे से एक सांस की गर्मी महसूस हुई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। वहां एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, एक बच्ची, पर वो श्रेया नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए, चेहरा राख से ढंका और उसकी आंखें बिल्कुल खाली। तू मां को ले गया, मुझे यहीं छोड़ दिया। उसकी आवाज धुएं जैसी थी। मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ, मुझे भी चाहिए था कोई जो मुझे देखे, जो मुझे महसूस करे। तूने मां को छुड़ाया, पर मुझे नहीं। वो परछाई एकदम से मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से राख गिर रही थी, उसकी गर्दन टेढ़ी, जैसे झुकी हो, टूटी हुई। अब मैं तेरे साथ चलूंगी, हमेशा। मैंने एक कदम पीछे लिया, लेकिन पैर जमीन में जैसे गड़ गए थे। वो आत्मा कोई और थी, प्रियंका नहीं, श्रेया नहीं। वो तीसरी थी, एक छुपी हुई आत्मा जिसे कोई पहचानता ही नहीं था। मैं जैसे तैसे घर लौटा। दरवाजा खोला तो निधि सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी, अब वो पूरी तरह जली हुई थी। उसने धीरे से कहा, पापा। उसने कहा कि अब वो यहीं रहेगी, अब वो मेरी दोस्त है। वो कहती है कि आप झूठ बोलते हो, आप मां को नहीं लाए, बस मुझे छोड़ दिया। प्रियंका की आत्मा सिर्फ एक हिस्सा थी उस बस हादसे की। कई लोग मरे थे उस रात, लेकिन हर किसी की आत्मा नहीं जली थी। कुछ अब भी वहीं थी, राख में, जलते हुए टुकड़ों में, टूटी हुई उम्मीदों में। और उनमें से एक अब मेरी बेटी के साथ थी। अब बात सिर्फ डर की नहीं रही, अब बात थी उस आत्मा की जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर रात और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। प्रियंका की आत्मा तो शांत हो गई थी, लेकिन ये कोई और थी, एक भूली हुई आत्मा जो अपनी पहचान के लिए अब मेरी बेटी के शरीर का इस्तेमाल करना चाहती थी। उस रात घर में एकदम सन्नाटा था। रीमा सो नहीं पाई।
मैं भी चुपचाप निधि के कमरे के बाहर बैठा रहा। करीब रात के 2:37 हो रहे थे। अचानक कमरे के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं दौड़ा। निधि का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाया। निधि बेटा, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वो निधि की आवाज नहीं थी। वो हंसी जैसे किसी जले हुए गले से निकली हो, फटी हुई दरारों वाली आवाज। मैंने जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुला। कमरे के अंदर निधि खिड़की के पास बैठी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और वो दीवार पर कुछ खरोंच रही थी। मैं पास गया और दीवार पर देखा। मैं भी उसी बस में थी। मैं ठिठक गया। उसने गर्दन घुमाई, आंखें एकदम सफेद, चेहरा पीला और होंठ फटे हुए। पापा, अब आप मुझे मत छूना, मैं निधि नहीं हूं। मैंने निधि को जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाया, माथा पकड़ा। तेज बुखार था लेकिन शरीर बर्फ जैसा ठंडा। रीमा ने पानी की पट्टियां रखी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। संजय, अब इसे हमसे दूर करने की कोशिश हो रही है। प्रियंका की आत्मा चली गई, लेकिन किसी और ने उसकी जगह ले ली है। क्या हमने किसी और को बिना जाने मुक्त कर दिया या पीछे छोड़ दिया? अगले दिन मैं फिर अस्पताल गया। पुराने रिकॉर्ड्स देखने के बहाने पुराने कर्मचारियों से बातें करने लगा। एक बहुत बूढ़े कंपाउंडर से बात हुई। नाम था रामकिशोर। उसे जब मैंने पुराना घाट रोड का नाम लिया, वो एकदम चुप हो गया। आपने भी सुना है उस हादसे की कहानी? सिर्फ सुनी नहीं है बेटा, मैं उस रात ड्यूटी पर था जब एम्बुलेंस आई थी उस जलती हुई बस के साथ। आपने क्या देखा था? सब कुछ राख हो चुका था। लाशें जली हुई थीं, लेकिन एक कोने में एक छोटी बच्ची की जली हुई लाश नहीं, आधी देह मिली थी। आधी? हाँ, उसका आधा शरीर जल गया था, बाकी कहीं मिला ही नहीं। नाम नहीं मिला, पहचान नहीं मिली। डॉक्टरों ने केस क्लोज कर दिया और उस शरीर को बिना नाम के दफना दिया गया। कहीं वो, हाँ, वही हो सकती है जो अपनी पहचान के लिए अब तुम्हारी बेटी के शरीर में समाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी खुद की पहचान कभी बनी ही नहीं। जब मैं उस रात एम्बुलेंस में बैठा, वो जली हुई गुड़िया फिर सीट पर थी। मैंने तो उसे फेंक दिया था, लेकिन अब वो वापस थी और इस बार उसके होंठों से धागा निकला हुआ था, जैसे किसी ने जबरन सी दिया हो। उसके ऊपर लिखा था, मैं नाम नहीं थी, अब निधि बनूंगी। मुझे अब यकीन हो गया था, वो आत्मा अब पूरी तरह निधि को घेर चुकी है। मैंने रीमा से कहा, अब हमें किसी साधारण इंसान की नहीं, किसी ऐसे की जरूरत है जो आत्माओं से बात कर सकता हो। रीमा ने झिझकते हुए कहा, मेरी एक मौसी है जो उत्तर महाराष्ट्र में किसी सिद्ध पीठ के पास रहती हैं। वो लोगों की मानसिक बीमारियों और आत्मिक परेशानियों के इलाज करती हैं। क्या वो हमारी मदद करेंगे? अगर हम सच ले जाएं तो शायद। हाँ। अब निधि दिन में भी चुपचाप बैठी रहती थी, ना खाना खाती थी, ना बोलती थी। कभी कभी आंखें बंद करके बुदबुदाने लगती। अब मेरी मां कोई और है, वो जल चुकी है। अब मैं वहीं रहूंगी जहां कोई पहचान नहीं मांगता। मैं हर शब्द नोट करता रहा। यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो अपनी नजरों में इंसान बनना चाहती है, नाम पाना चाहती है, शरीर पाना चाहती है, और वो शरीर उसने निधि को चुना है। उस रात दीवार पर लिखा मिला, पूर्ण होने दो, बस एक रस्म बाकी है। रीमा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या इसका मतलब कोई बलि? मैंने धीमे से सिर हिलाया। अब हमें जल्द ही कुछ करना था, वरना हमारी बेटी सिर्फ हमारी बेटी नहीं रहेगी। अब हर गुजरती रात मेरी बेटी को थोड़ा और हमसे दूर कर रही थी। निधि की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। अब वो आंखें एक अजीब सी गहराई से भरी हुई थीं, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो, जैसे कोई और उनमें से मुझे घूर रहा हो। रीमा अब ज्यादा नहीं बोलती थी। वो बस चुपचाप निधि के सिर पर हाथ फेरती रहती, जैसे जानती हो कि वक्त कम है। और मैंने तय कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो, मैं निधि को नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह हम उस जगह के लिए रवाना हुए जहां रीमा की मौसी रहती थी। उत्तर महाराष्ट्र का एक पुराना इलाका, भीमगांव, जहां पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा सिद्ध पीठ आश्रम था। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की छाया और गर्म हवाओं के बीच एम्बुलेंस की आवाज गूंज रही थी। निधि पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उंगलियां हिल रही थीं, जैसे किसी अनदेखी भाषा में कुछ लिख रही हों। हम दोपहर के करीब 3 बजे वहां पहुंचे। आश्रम की दीवारें मिट्टी की थीं। अंदर एक लंबी चौकी पर एक महिला बैठी थी। सफेद साड़ी, माथे पर चंदन,
गहरी झुर्रियां और स्थिर आंखें। रीमा धीरे से बोली, यही है मौसी। माताजी। माताजी ने बिना कुछ पूछे निधि की ओर देखा और कहा, तुम देर से आए हो। मैंने सिर झुका लिया। वो आत्मा अब पूर्ण हो रही है। वो एक शरीर को पूरा करने के अंतिम चरण में है। तुम्हारी बेटी सिर्फ एक माध्यम है, एक दरवाजा। जिस दिन अमावस्या की रात पूर्ण होगी, उसके बाद आत्मा पूरी तरह उस शरीर में ठहर जाएगी। फिर कोई वापसी नहीं होगी। माताजी हमें एक पुराने कमरे में ले गईं, जहां दीवारों पर राख और सिंदूर से चित्र बने हुए थे। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, यह आत्मा उसी बस हादसे में मरी थी। नाम किसी को नहीं पता। उम्र छोटी थी, शायद 8-9 साल, लेकिन वो अपनी मां के बिना ही मर गई। लोगों ने पहचान ना होने पर उसे बच्ची नंबर 17 नाम से दर्ज किया और बिना क्रियाकर्म के जला दिया। मैं सिहर गया। बिना नाम, बिना अंतिम विदाई उसकी आत्मा भटकती रही। जब प्रियंका की आत्मा मुक्त हुई, तब वो जगह खाली हुई और अब उस खाली जगह को इस अनाम आत्मा ने पकड़ लिया है। अब वो तुम्हारी बेटी को अपना नाम बनाना चाहती है। माताजी ने हमें अगले दिन की रात तक रुकने को कहा। अमावस्या की रात में आत्माएं सबसे सक्रिय होती हैं। हम उस रात एक रेखा खींचेंगे नाम और शरीर के बीच, और तुम दोनों को अपनी बेटी को पुकारना होगा। उसकी आत्मा को उस रेखा से बाहर निकालना होगा, वरना वो हमेशा के लिए उसके अंदर रह जाएगी। उस रात निधि फिर से बोलने लगी थी, लेकिन वो आवाज निधि की नहीं थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखा। अब तो मेरा नाम भी मिल गया, निधि। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। संजय, कुछ बचा है क्या? हाँ, जब तक वो सांस ले रही है, तब तक मेरी बेटी जिंदा है। रात 12:02। पूरा आश्रम दीपकों से घिरा हुआ था। बीच में एक चौकोर घेरे में निधि को लिटाया गया। माताजी ने चारों कोनों पर नीम के पत्तों और जलते धूप के साथ मंत्रों की माला शुरू की। हवा तेज होने लगी, दिए कांपने लगे और निधि का शरीर झटपटा उठा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब वो 2 पुतलियों जैसी नहीं दिख रही थी, बल्कि 2 जलती हुई राख की गोलियां जैसी थी। मुझे मत रोको, मैं बहुत सालों से इंतजार कर रही हूं। मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे पहचान चाहिए। माताजी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम अपूर्णाय आत्माय नमः। कमरे में दीवारें कांपने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। निधि अब हवा में उठने लगी थी, उसकी पीठ जमीन से करीब 1 फीट ऊपर। संजय, रीमा चीखी, उसे पुकारो, जोर से पुकारो। मैं निधि के करीब गया, हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, निधि सुनो, मैं पापा हूं, तुम मेरी बेटी हो, तुम कोई और नहीं हो। वो जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम नहीं है। माताजी जोर से चिल्लाई, नाम दो आत्मा को, पहचान दो ताकि वो बाहर आ सके। मैं कांपती आवाज में बोला, मैं नहीं जानता तू कौन है, पर तू इंसान थी, एक बच्ची। तू जलकर मरी थी, तेरा कोई नाम नहीं था, लेकिन आज से मैं तुझे नाम देता हूं। तू कव्या है। अचानक एक तीखी चीख गूंजी। निधि जमीन पर गिर गई। चारों दिए एक साथ बुझ गए। कुछ मिनट बाद सब शांत था। माताजी ने कहा, कव्या अब मुक्त है। मैंने निधि की नब्ज देखी, धीमी लेकिन स्थिर थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी। रीमा ने मुझे पकड़ लिया, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। निधि अब शांत थी, उसके माथे से बुखार उतर चुका था। आंखें अब पहले जैसी लग रही थीं, मासूम, कोरी और बेखबर। पर सन्नाटा अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। माताजी ने कहा था, कव्या को पहचान तो मिल गई, लेकिन आत्मा को केवल नाम से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक उसकी अंतिम इच्छा पूरी ना हो, वो पूरी तरह छोड़कर नहीं जाएगी। अगली सुबह हमने निधि को आश्रम से बाहर निकाला। उसने पहली बार 3 दिन बाद खाना खाया। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला, बस हर वक्त मेरी तरफ देखती रही, जैसे पूछ रही हो, क्या सब खत्म हो गया? पर मेरी अंतरात्मा कह रही थी, नहीं, अभी कुछ बाकी है। माताजी ने हम तीनों को अपने पास बुलाया। तुमने उसे नाम दिया कव्या। अब जानना जरूरी है कि वो किसे ढूंढ रही थी। हर आत्मा को मुक्त होने के लिए जिससे उसका बंधन टूटा था, उसे भी देखना होता है, मैंने पूछा। लेकिन कव्या तो एक अनजानी बच्ची थी, उसकी कोई फाइल नहीं, कोई परिवार नहीं। वही उसकी पीड़ा है, माताजी बोली। कभी कभी आत्माएं किसी से मोह में नहीं बनती, बल्कि किसी की गलती से बन जाती है। मुझे लगता है किसी ने उसे उस बस में अकेले छोड़ दिया था। वापसी के रास्ते पर हम एक बार फिर नागपुर के उसी पुराने जूता मरम्मत वाले के पास गए। शेखर,
मैंने पूछा। क्या तुमने बस हादसे के वक्त कोई और बच्ची देखी थी? वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भर आईं। एक नहीं, 2 बच्चियां थीं उस रात। एक को मैंने उठाया और साथ ले गया। वो थी श्रिया, दूसरी झाड़ियों में बैठी थी। मैंने सोचा वो मर चुकी है, या शायद मैंने बस नजरअंदाज कर दिया। तुमने कभी पुलिस को नहीं बताया? नहीं, कहीं कोई मुझे दोषी न ठहराए इसलिए चुप रहा। पर अब वो गलती मुझे खा रही है। मैंने उसकी तरफ देखा। शायद कव्या उसी से एक बार मिलना चाहती थी। हमने शाम को उसी जगह पर शेखर को लेकर आश्रम के पास बने एक छोटे मंदिर में ले जाया गया। दीप जलाए गए। माताजी ने बताया, जब कव्या आएगी उसे उसका नाम पुकारना, कहना कि उसे माफी मिल गई है और अब वो मुक्त हो सकती है। शेखर कांपता हुआ बोला, कव्या, मैं जानता हूं मैंने तुझे छोड़ दिया था। मैं डर गया था, पर अब मैं माफी चाहता हूं। कृपया मुझे माफ कर दे। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी। दिए की लौ टेढ़ी हो गई। मंदिर के कोने में हल्की सी परछाई उभरी। छोटी कद की, राख से सनी, सिर झुका हुआ कव्या थी, पर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वो धीरे धीरे शेखर के करीब गई और चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने अपना सिर धीरे से हिलाया, जैसे कह रही हो, मैंने माफ किया। एक हल्की हवा चली, दिया बुझ गया और परछाई धीरे धीरे आसमान की ओर उठती चली गई। अब सब कुछ शांत लगने लगा था। निधि अब पहले जैसी हो गई थी। वो खेलने लगी थी, हंसने लगी थी। एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछा, पापा, मैं सपनों में एक लड़की को देखती हूं। वो मुझे देखती है पर कुछ कहती नहीं। क्या वो डरावनी लगती है? नहीं, बस वो दूर खड़ी होती है और मुस्कुराती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद वो अब तुम्हारी दोस्त बन गई है। अब उसे किसी से डर नहीं लगता। रीमा अब भी बीच बीच में चिंतित हो जाती है। कभी निधि की आंखों को देर तक पढ़ती रहती है, पर फिर खुद ही कहती है, अब सब सामान्य है ना? मैं सिर हिलाता हूं। हाँ, अब सब सामान्य है, क्योंकि अब एक आत्मा को उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी शांति मिल गई है। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। निधि मुस्कुराने लगी थी, रीमा फिर से स्कूल जाने लगी थी और मैंने 2 हफ्तों बाद फिर से एम्बुलेंस चलानी शुरू कर दी थी। पर कहते हैं ना, कुछ चीजें बाहर से भले ही सामान्य लगें, लेकिन भीतर उनके गहरे तहखाने होते हैं, जिनमें पुराने साए सांस लेते रहते हैं। मैं जानता था कि कव्या को मुक्ति मिल गई है, लेकिन अब मेरा ध्यान एक और सवाल पर गया। आखिर क्यों मेरी ही एम्बुलेंस हर बार चुनी गई? क्यों हर आत्मा मुंह तक ही पहुंची? और क्या ये सब कुछ वाकई अब खत्म हो चुका है? अस्पताल में एक दिन पुरानी फाइलों की सफाई चल रही थी। मैं बेख्याली में रजिस्टर पलट रहा था जब एक नाम पर मेरी नजर अटक गई। वाहन नंबर MH33X14 711 मॉडल, एम्बुलेंस अप्रूवल डेट जुलाई 2007, रजिस्ट्रेशन आपातकालीन डिपार्टमेंट चालक नियुक्त संजय तिवारी। मैं चौंक गया। यही मेरी एम्बुलेंस थी। फाइल पलटी तो नीचे एक छोटा सा टैग लगा हुआ था। यह वाहन बस हादसे के बाद जब्त की गई एक जली हुई एम्बुलेंस के ढांचे से बना है। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? ये एम्बुलेंस किसी दूसरी जली हुई एम्बुलेंस के हिस्सों से बनी थी? मैंने फाइल और गहराई से पढ़ी। 2007 के बस हादसे के समय एक प्राइवेट एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची थी। बस के साथ साथ वो भी जल गई, लेकिन कुछ हिस्से बचा लिए गए और उन्हीं से बाद में एक नई एम्बुलेंस तैयार की गई, यही जो अब संजय चला रहे हैं। अब समझ आया कि क्यों हर आत्मा मुंह तक ही पहुंचती थी। ये एम्बुलेंस ही वो माध्यम थी जिसमें उनके जलते शरीरों की आखिरी चीखें अब भी जिंदा थीं। ये एम्बुलेंस एक चलता फिरता स्मशान थी। प्रियंका, श्रिया, कव्या, शायद और भी, हर आत्मा ने इसी एम्बुलेंस से मुक्ति की कोशिश की। मैंने तुरंत निर्णय लिया, अब ये एम्बुलेंस और नहीं चलेगी। मैंने अस्पताल प्रशासन से बात की। इस गाड़ी को अब रिटायर कर दीजिए। ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये कई आत्माओं की आखिरी यादें हैं। उसे अब सुकून चाहिए, ना कि हॉर्न और सायरन। प्रशासन ने कुछ दिन बाद उसे स्क्रैप के लिए भेजने की मंजूरी दे दी, लेकिन उससे पहले मैंने एक काम किया। एम्बुलेंस को आखिरी बार पुराना घाट रोड पर ले गया। रात थी, चारों ओर सन्नाटा। मैंने गाड़ी रोकी, उतरकर सामने मोमबत्ती जलाई, धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला। अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। कोई नहीं था, पर ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद। मैं मुस्कुराया। अब आराम करो, बहुत दौड़ चुकी हो।
मैंने सीट पर हाथ रखा और पहली बार कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। ना कोई ठंडी हवा, ना कोई परछाई, ना कोई सायरन की खुद ब खुद आवाज, बस एक गहरा शांत सन्नाटा। अगले दिन एम्बुलेंस को स्क्रैप यार्ड भेजा गया, लेकिन मैंने उसकी एक चीज रख ली, सामने की नंबर प्लेट AMH 43X470 इक्विटी वेन्यूज। उसे मैंने घर के मंदिर में रख दिया। रीमा ने पूछा, यह क्यों रखा है? मैंने कहा, इसमें वो कहानियां हैं जो कभी किताबों में नहीं लिखी जाएंगी, लेकिन मैंने सुनी हैं हर रात, हर मोड़ पर, हर चीख में। ये मेरी साथी थी और अब उसे भी चैन मिल गया। अब डर खत्म हो चुका था, आत्माएं शांत हो गई थीं, एम्बुलेंस स्क्रैप में जा चुकी थी, प्रियंका, श्रेया और कव्या की अधूरी कहानी पूरी हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लगने लगा था। पर क्या आत्माओं के जाने के बाद इंसान भी भीतर से पूरी तरह शांत हो जाता है? क्या संजय, जिसने सब कुछ देखा, सुना और सहा, वो भी अब वही इंसान रह गया था जो कभी पहली बार एम्बुलेंस स्टार्ट करके निकला था? नहीं, कुछ था जो अब भी उसके अंदर चल रहा था, कुछ जो शब्दों में नहीं आता था, पर हर सन्नाटे में एक आवाज बनकर सुनाई देता था। निधि अब ठीक थी, वो स्कूल जाने लगी थी, अपनी ड्राइंग्स में अब डरावने साए नहीं बनाती थी, अब वो फूल, चिड़िया और बारिशें बनाती थी। रीमा ने भी फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया था। घर में फिर से वही सुबह की चाय की महक थी, वही रात की कहानियों वाली नींद। और मैं अब एम्बुलेंस नहीं चलाता था। मैंने ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में तबादला ले लिया था। अब मेरी शिफ्ट सड़क के एक किनारे खड़े होकर दूसरों की गाड़ियों को गुजरते देखना थी। पर हर बार जब कोई एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई गुजरती थी, मेरे कानों में कोई और आवाज गूंजती थी, पुरानी, भारी, जली हुई सी। मैं एक फाइल लेकर डिस्पैच रूम में गया। वहां एक नया लड़का मिला, तेज, स्मार्ट और बहुत बातूनी। सर, आप ही वो संजय है ना, जिनके साथ कुछ मतलब अजीब सा हुआ था? मैं चौंका। क्या मतलब? सर, आपकी एम्बुलेंस के बारे में पुराने स्टाफ ने बताया था, कुछ आत्माएं, पुराना एक्सीडेंट, कोई लड़की की आत्मा, एक बच्ची, आप ही थे ना? मैंने हल्की मुस्कान दी। हाँ, कुछ साल पहले की बात है। क्या वो सब सच था? मैंने उसकी आंखों में देखा। जिज्ञासा, उत्साह और डर तीनों थे। सच इतना है कि अगर तुम रात की ड्यूटी कर रहे हो और कभी किसी मोड़ पर एम्बुलेंस खुद ब खुद रुक जाए तो उतर कर देख लेना, शायद कोई कहानी पूरी होने आई हो। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैं उसी पुरानी एम्बुलेंस में था। सब वैसा ही था, स्टीयरिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर, खून के धब्बे और पीछे की सीट। पर इस बार सीट पर कोई नहीं था, बस एक आईना पड़ा था, टूटा हुआ। मैंने उसे उठाया और उसमें झांका। मेरी अपनी आंखों में एक परछाई थी। मैंने खुद से पूछा, अब डरते क्यों नहीं? और मेरी ही परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि अब तुम भी अधूरी कहानियों का हिस्सा बन चुके हो। मैं उठकर बैठ गया। आसमान नीला था, कोई सायरन नहीं, कोई आहट नहीं। निधि हंस रही थी, रीमा पूजा कर रही थी। मैंने चुपचाप मंदिर में रखा वो नंबर प्लेट उठाई, AMH 33X147। एक उस पर हल्का सा धूल था। मैंने साफ किया, फिर धीरे से कहा, धन्यवाद। तुमने मुझे वो दिखाया जो कोई किताब नहीं दिखा सकती थी। तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता था, कि कुछ डर हमें कमजोर नहीं बल्कि पूरा बनाते हैं। मैंने प्लेट को फूलों के बीच रख दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। डिंपल कौर भाई इंडिया से, गुरु सेवक सिंह भाई सुल्तानपुर लोधी पंजाब से, अवनीत जानवी मानसी संडाल पंजाब जालंधर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, मानो पासवान भाई प्रतापपुर से, चंद्रकांत भाई जगन्नाथपुरी से, बाबू मंडल भाई इंडिया से, अमन वैद भाई पंजाब से, आरिफ भाई जम्मू कश्मीर से, सूरज किस्कू भाई किशनगंज बिहार से, रुस्तम भाई सऊदी से, रोहन पात्रा भाई ओडिशा से, शान हैदर भाई पाकिस्तान से, राजेश घरती आजवाल भाई मिजोरम से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, आदि शर्मा भाई असम से, बाप्पा भाई कोलकाता से, सुमंत तालचेर भाई ओडिशा से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर से, हिमेश रसाइली भाई शारजहां से, राज भाई सिलचर असम से, उर्मिला जी असम कटक से, शोएब खान भाई आगरा से, रोहित कुमार सैन भाई राजस्थान से, सुरेंद्र सिंह ढिल्लोन भाई हरियाणा से, विठल जाधव भाई महाराष्ट्र से, जितेंद्र तिरोले भाई खंडवा से, गुलबहार भाई बदौसा से, सरोज भाई नेपाल से, संजय कनौजिया भाई दुबई से,
मिलेश कुमार भाई गोपालगंज नवादा से, नूरे भाई झारखंड से, हरेन कलिता भाई असम से, कृष्णा कोली भाई सैयद अली से, अली राजा भाई इंडिया से, रविंद्र भाई आगरा से, आसिफ भाई इंडिया से, योगेश भाई भोपाल से, संजय मीना भाई सीहोर से, शाहिद भाई गुजरात अहमदाबाद से, विजय सिंह भाई दुबई से, मोफिजुल खान भाई कोलकाता से, अमन मिर्जा भाई बरेली से, केशव मिश्रा भाई शिमला से, अंकित कश्यप भाई उत्तर प्रदेश से, साजन शेख भाई भिवांडी महाराष्ट्र से, शकील भाई औरंगाबाद से, राहिल खान भाई वेस्ट बंगाल से, हिमेश रासली भाई नेपाल से, सुमंत भाई ओडिशा से, अशोक सरोज भाई प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, राजा भाई ओडिशा से, महेंद्र भाई भद्रदा से, शाहिद अफरीदी भाई पेशावर से, सेवक भाई पंजाब से, सन्नी सांगरूर भाई इंडिया से, सिंधु मोसेवाला भाई पंजाब से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, जिया नूर भाई जयपुर से, दीपांशु भाई अयोध्या से, तिलक भाई बिहार से, अजय भाई नागपुर से, मजीद भाई मालदीव से, विक्रम भाई असम से, ऋषु भाई गोपालगंज बिहार से, सोनू कुशवाहा भाई बक्सर से, बच्चन भाई ओडिशा से, रामविलास मंडल भाई सूरत से, प्रेम भाई दिल्ली से, चंदन भाई ओडिशा से, मोहित मौर्य भाई बलरामपुर से, रुद्रा लौरंग भाई अमेरिका से, पिंटू कुमार भाई बनारस से, जमाल सिद्दीकी भाई मध्य प्रदेश से, खुशी भूतड़ा जी मुंबई पनवेल से, सुरुचि शर्मा जी मुंबई से, विशाल भाई सूरत से, शेख रब्बानी नूर अहमद ताल्लुका बीड से, अंकित कश्यप भाई उत्तर प्रदेश से, हरिकेश भाई फरीदाबाद से, राजेश्वरी साहू जी छत्तीसगढ़ से, नीता भट्ट जी गुजरात से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पिंटू कुमार भाई बनारस से, विकास भाई दिल्ली से, सिद्धार्थ यादव भाई छत्तीसगढ़ से, ओमवीर तिवारी भाई गाजियाबाद से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, मयंक दुबे भाई भिवंडी थाने से, रोहित वर्मा भाई कुवैत से, राहुल मापरे भाई नासिक से, मधुस्मिता जी असम से, आकाश पाटिल भाई पुणे महाराष्ट्र से, मोहम्मद राशिद भाई मुंबई से, शिवम गायकवाड़ भाई इंडिया से, बबलू मोहपात्रा ओडिशा से, ददुल भाई माजुली से, मोहन रावत भाई नेपाल टीकापुर से, अमित राठौर भाई इंदौर से, जसबीर सिंह भाई महाराष्ट्र से, विशाल रावल भाई मुंबई से, कर्मराज भाई ओडिशा से, शेखर पासवान भाई नेवादा से, वरुण कुमार चाकुलिया झारखंड से, अजय भाई दुबई से, दीपांशु भाई अयोध्या से, अजीज भाई हैदराबाद से, इरफान भाई पुणे महाराष्ट्र से, संदीप जाटव भाई बिजनौर से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।